हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में जिसमें हमने पढ़ा था परिवार नियोजन के बारे में कि परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी कुछ विधियां परिवार नियोजन की कि परिवार नियोजन की जो कुछ विधियां वो कैसे रोक लगा सकते हैं उन पे, यानी कि गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव्स द्वारा। कॉपर आयंस के बारे में जाना था, हॉर्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी के बारे में जाना था, शल्य क्रिया के बारे में जाना था कि शल्य क्रिया क्या होती है। उसके बाद हमने जाना था संगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या होता है, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी क्या थी हमारी। फिर उसके बाद हमने बंध्यता के बारे में जाना है कि इनफर्टिलिटी क्या होती है हमारी, कि जो सहायक जनन प्रौद्योगिक क्रियाएं होती है, यानी कि उसमें किस तरीके से आयु का यूज़ कर सकते हैं। इंट्रो यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं जो नर और मादा आपस में, यानी कि जो चाइल्ड बर्थ में सक्षम नहीं हो सकते उनके लिए कैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। उनमें जेड आई एफ टी इन सब के बारे में हमने बात करी थी। उसके बाद हमने जाना जी आई एफ टी क्या है, सरोगेट माँ क्या होती है। उसके बाद हमने जाना कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, यानी कि इस विधि में हम क्या जान रहे थे, इस विधि में हम जान रहे थे कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है इसमें क्या होता है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन बींग्स में ही हो, यानी कि मनुष्य में ही हो, ये पशुओं में भी होती है। कृत्रिम गर्भाधान होता है यानी कि किसी के द्वारा किसी भी लैब टेस्टेड उसमें कोई भी स्पर्म्स वगैरह लेके या फिर एग्स वगैरह लेके उनका आपस में जो फर्टिलाइज कराते हैं उनको आपस में, उसके बाद उनको गर्भाशय में उनको प्रवेश करवा देना, वो होता है कृत्रिम गर्भाधान। अब आता है उल्वभेदन के बारे में, यानी कि एमनियोसेंटेसिस के बारे में। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि ऐसा होता है कि अब तो फिलहाल तो ये बैन कर दिया गया है हमारे इंडिया में, तो बोलते हैं कि जो लिंग जांच है वो बैन हो चुकी है, कोई लिंग परीक्षण नहीं करा सकता। लिंग परीक्षण क्यों नहीं करा सकते, इस वजह से कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो लिंग परीक्षण करा लेते हैं। लिंग परीक्षण कराने के बाद उनको पता चलता है कि उनके गर्भ में मादा है या फिर नर है, तो उसके बाद वो अबॉर्शन करा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि फीमेल्स जो होती हैं उनकी बॉडी पे खतरा बन जाता है। इस वजह से लिंग परीक्षण को रोक दिया गया है। लेकिन फिर भी जब हम ये अपना जनन स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा उल्बेधन यानी कि एमनियोसेंटेसिस है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि एमनियोसेंटेसिस हमारा क्या होता है। इस विधि में क्या होता है कि इसमें गर्भ में पल रहे शिशु के चारों तरफ एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यानी कि जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय में शिशु होता है। शिशु क्या होता है, शिशु में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हम अपना थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में जाना था कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो जो गर्भ में जो शिशु होता है उसके चारों तरफ होता है। उससे उससे क्या होता है, उससे शिशु को क्या होता है, उससे शिशु को पोषण मिलता रहता है और वो सुरक्षित रहता है गर्भ के अंदर। तो एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड में क्या होता है, इस फ्लूइड में शिशु के चारों तरफ कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करती हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को उसमें उसको जो बेबी होता है गर्भ में उसको वो ठीक से यानी कि उसको सही से रख सकती हैं वो। अब क्या होता है कि जो कोशिकाएं पाई जाती हैं इन कोशिकाओं में से जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको निकाल लिया जाता है लैब में। फिर लैब में इसका परीक्षण करते हैं। इसमें क्या होता है कि परीक्षण करने के बाद इसमें जो गर्भस्थ शिशु की कोशिकाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उनका अध्ययन करने के बाद ये पता किया जाता है जो कोशिकाओं में जो उपस्थित गुणसूत्र हैं, गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाएगा लैब में जो कोई भी एमनियोसेंटेसिस कराता है अपना। तो गुणसूत्र अगर अध्ययन करने पर गुणसूत्रों की संख्या में कमी है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी होने पर क्या होता है कि वो आनुवांशिक रोग से जो गर्भ में शिशु पल रहा है वो आनुवांशिक रोग से पीड़ित हो सकता है अगर उसके गुणसूत्र में कमी है। और अगर उस फिर दोबारा से उसके गुणसूत्रों की जांच करते हैं, जो 23वां गुणसूत्र होता है, हमें पता होता है कि गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं पेयर में, 23 मेल्स में, 23 फीमेल्स में। जो लास्ट वाला गुणसूत्र होता है 23वां गुणसूत्र, अगर वो XX होता है तो गर्भ में पल रहा शिशु क्या होता है, वो मादा होती है। और अगर वो XY है तो गर्भ में पल रहा शिशु नर होता है। इसके बारे में भी जांच कर ली जाती है, यानी कि एक तरीके से लिंग की जांच एमनियोसेंटेसिस में हो जाती है। अब क्या होता है कि इसमें जो आनुवांशिक स्थिति है लिंग की और अन्य आनुवांशिक विकृतियों की जांच करना उल्बंधन कहलाता है। अब जानते हैं इसके दुरुपयोग के बारे में कि इसका दुरुपयोग भी काफ़ी होता है। दुरुपयोग क्या होता है कि शिशु के लिंग की जांच कराकर लड़का व लड़की का पता लगाना। फिर उसके बाद पता लगा के क्या करते हैं, पता लगाने के बाद जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी क्या करते हैं पता लगाने के बाद, कि जब उन्हें पता चल जाती है कि घर में पल रहा शिशु नर है या मादा है, अगर मादा होती है मोस्ट ऑफ टाइम तो उसको अबॉर्शन करा देते हैं, जिससे कि हमारे इंडिया में फ़िलहाल जो फीमेल्स हैं उनकी संख्या में काफ़ी कमी आई है। इस वजह से लिंग जांच पे रोक लगा दी गई है। आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पे बाहर ही लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे लिंग जांच नहीं करी जाती।
अब बात करते हैं यौन संचारित रोग की, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ क्या होती हैं, जिसे एसटीडी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो रोग होते हैं, ऐसे रोग जो मैथुन क्रिया के समय स्त्री तथा नर में स्थानांतरित होते हैं, यौन संचारित रोग कहलाते हैं। सबसे पहले जो रोग होते हैं कई तरीके से होते हैं, जीवाणु द्वारा होते हैं, विषाणु द्वारा होते हैं। तो जीवाणु द्वारा बात करते हैं कि जीवाणु द्वारा जो रोग होते हैं, जीवाणु द्वारा एसटीडी होती है, वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहला रोग आता है सुजाक, गोनेरिया। शायद सुना भी होगा आपने गोनेरिया क्या होता है, गोनेरिया के बारे में। तो गोनेरिया जो होता है इसका जो कारक होता है, ये नाइसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु होता है। इसमें क्या होता है, ये जो मैं आपको रोग बता रही हूँ कि इसमें जो ये रोग है किस जीवाणु द्वारा हो रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं कि जीवाणु द्वारा रोग कौन सा फैलता है, यानी कि एसटीडी में जीवाणु द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो जीवाणु द्वारा सुजाग गोनेरिया फैलता है, और उसका कारक पूछा जाता है, उसका कारक भी बताइए। तो उसका कारक होता है नाइसेरिया गोनेरिया। लेकिन लक्षण इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लक्षण तो पूछे ही नहीं जाते, फिर भी मैं आपकी नॉलेज में रहे इसलिए बता देती हूँ कि इसके लक्षण में क्या क्या होते हैं। इसके लक्षण में क्या होता है कि इसमें मूत्र त्याग के समय जलन फील होती है। तो अगर जलन फील होती है तो इसका मतलब ये है कि उनको नाइसेरिया गोनेरिया या फिर सुजाक रोग हो चुका है, जिसका कारक है उसका नाइसेरिया गोनेरिया। अब आता है दूसरा रोग सिफिलिस। सिफिलिस का कारक जो है, सिफिलिस का कारक है ट्रेपोनेमा पैलिडम। अब ट्रेपोनेमा पैलिडम जो है ये कारक है, सिफिलिस रोग का कारक है। इसमें क्या होता है, इसके जो लक्षण है, इसमें क्या होता है कि जननांगों पर घाव हो जाते हैं और छाले हो जाते हैं और अत्यधिक ज्वर आ जाता है। ज्वर आने के बाद क्या होगा, यानी कि बॉडी में पीड़ा होने लगेगी। पीड़ा होने के बाद क्या करेगा इंसान, जब बॉडी में ज़्यादा पीड़ा होगी तो काफ़ी टाइम में ऐसा भी होता है उनकी डेथ भी हो जाती है। अब आता है विषाणु द्वारा। विषाणु द्वारा क्या होता है, विषाणु द्वारा होता है एड्स। एड्स काफ़ी सुनी हुई बीमारी है, यानी कि हर किसी को पता होती है कि एड्स क्या होता है। आप गाँव में जाके पूछ लीजिए, गाँव में जाके भी हर इंसान को पता होता है कि एड्स क्या होता है। और प्रेगनेंसी टाइम पे एड्स का टेस्ट भी कराया जाता है, जिससे कि कभी फीमेल्स में एड्स ना हो, जिससे कि जो बीमारी होती है कहीं उसके शिशु में पहुंच जाए। उसे शिशु, अगर माँ को और पिता को बीमारी है तो उसके शिशु को भी ये बीमारी हो जाती है गर्भावस्था में। तो एड्स होती है, एड्स की फुल फॉर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जिसके आपके माइंड में ये एक तरीके से सेट हो जाए, क्योंकि ये जो फुल फॉर्म है कई बार बहुत बार पूछी जाती है एक नंबर में, कि एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अब एड्स से पता चल रहा है कि क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, यानी कि इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसका कारक है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब क्या होता है कि एड्स में ये जो वायरस होता है एचआईवी, ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम होता है, ये डायरेक्ट उस पर अटैक करता है। अब ये तो हमें पता ही होता है कि हमारी बॉडी में टी सेल्स होती हैं और बी सेल्स होती हैं। अब जो टी सेल्स होती हैं वो काफ़ी सेंसिटिव सेल्स होती हैं। ये क्या करती हैं, जो हमारी बॉडी में कोई भी वायरस या फिर कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो इनको पता चल जाता है, यानी कि पहले से अलर्ट हो जाती है कि हमारी बॉडी में ये वायरस आ चुका है। और फिर क्या करती है, बी सेल्स को बता देती हैं, सूचना दे देती हैं कि हमारी बॉडी में ये वायरस आ चुका है। आप वो बी सेल्स को बोलती हैं कि, यानी कि बी सेल्स को एक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन देती हैं कि वो इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बना ले। लेकिन ये जो वायरस है एचआईवी, ये क्या करता है, ये टी सेल्स पर डायरेक्ट अटैक करता है, क्योंकि इसको पता होता है कि जो टी सेल्स होती हैं वो इसको नष्ट कर देंगी। तो यही धीरे धीरे टी सेल्स को, सबसे पहले टी सेल्स को नष्ट करता है, जिससे क्या होता है, बी सेल्स को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती कि हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस आ चुका है, या फिर वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ले। फिर जब वो बी सेल्स को पता ही नहीं चलेगा कि कोई बॉडी में वायरस भी और वो उनको एंटीबॉडी बनानी, तो फिर क्या होगा, उसके बाद जब एचआईवी हो जाता है एक बार, तो फिर बॉडी में, और जो बॉडी वीक होने लगेगी, जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, उसमें क्या होगा, बहुत सारे वायरस या फिर बहुत सारे बैक्टीरिया बॉडी में चले जाएंगे, और इंसान क्या होता है, वो दिन पे दिन सूखने लगता है, उसके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है और लास्ट में आके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एचआईवी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अब इसके लक्षण जानते हैं कि इसके लक्षण क्या है। इसके लक्षण है निरंतर ज्वर और मांसपेशियों में दर्द। अब आती है इसकी जांच या परीक्षण भी इसके पूछे जाते हैं कि एड्स की जो जांच या फिर परीक्षण है उसका नाम क्या है। उसका नाम है एलिसा, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और इसका दूसरी जांच भी होती है, इसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये होगी एचआईवी के बारे में बात। अब आता है हमारा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी यौन संचारित रोग है, ये भी विषाणु द्वारा होता है। इसका कारक है एचबीवी, यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस।
इसमें क्या होता है कि इसमें जो लक्षण होते हैं वो ज्वर आता है, थकान होता है, पेट दर्द होती है, जी में चिल्लाता है, और सिरोसिस यानी कि लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस यानी कि डायरेक्टली लीवर पे अटैक करता है। जब ये लीवर को बंद ठप कर देगा एक तरीके से बॉडी में, फिर क्या होगा, फिर बॉडी में कुछ मूवमेंट नहीं हो पाएगी। उसके बाद इंसान क्या होगा, जब लीवर ही काम करना बंद कर देगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब आता है जेनिटल हर्पीस। जेनिटल हर्पीस क्या होती है, ये इसका कारक है टाइप 2 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। इसमें ये लक्षण है इसके जननांगों पर छाले पड़ जाना, ज्वर होना, दर्द होना व मूत्र त्याग में पीड़ा होना। अब हमारी फोर्थ जो है वो है जेनिटल वॉर्ट बीमारी। जेनिटल वॉर्ट का जो कारक है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण है पुरुषों के शिशन पर व स्त्रियों के लेबिया या फिर योनि पर गर्भाशय पर मस्से बन जाना। अब ये मस्से क्या होते हैं, जब ये मस्से बन जाएंगे तो एक बार फिर ये फूट जाते हैं। फूटने के बाद इनमें काफ़ी पीड़ा होती है। पीड़ा होने के बाद ये जहाँ जहाँ इनका जो इनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो जहाँ जहाँ भी लगता है वहाँ वहाँ पे मस्से और दोबारा से और भी ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 4 जो जनन स्वास्थ्य था। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी छोटा चैप्टर था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। शायद आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं कि हमें ये डाउट है, हमारे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, या फिर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, तो मैं उसको आपको दोबारा से बता दूंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।